हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक और न्यूज अपडेट। और एक न्यूज नहीं, ये बीते एक साल से चल रही चर्चा है, ये लास्ट 10 मंथ से चल रही एक चर्चा है कि 2023, कभी 24, कभी 25, ये 3 जो साल हैं, खासकर जिस रनिंग ईयर में हम हैं, ये 2024 इतना क्रूशियल क्यों है। कई बार इसे कंपेयर करा जाता है 2018 की स्थिति से। और अगर आप अवगत नहीं है 2018 की स्थिति से, तो मैं आपको बताऊं कि जो कोरल ब्लीचिंग हुई थी, प्रवालों का विरंजन हुआ था वृहद स्तर पर ऑस्ट्रेलिया में, कहीं ऐसा ही कोई भयावह दृश्य हमें इस वर्ष ना देखने को मिले। ऐसी कुछ चर्चाएं जो है वो अखबारों में, कई आर्टिकल्स में बीते कुछ समय से आप देख रहे होंगे। जैसे यहां पर इंडियन एक्सप्रेस में जो है वो इमिशन के सिनेरियोस के बारे में चर्चा करी गई है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इन सभी आर्टिकल्स में ये जानकारी कि आने वाला जो समय है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ये काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, खासकर जिस रनिंग ईयर में हम हैं और इसके बाद वाला जो ईयर है। इसका कंपैरिजन जो 2018 की स्थिति थी उससे करा जा रहा है, जहां स्पष्ट तौर पर ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट हमें देखने को मिला था। अब आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस बात पर, इस विषय पर कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये बेसिकली है कैसी स्थिति, ये किस प्रकार से टोटलिटी में जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, इसे प्रभावित करती है और इसके सारे इंपैक्ट्स देखने वाले हैं। और मैं आपको एक बहुत ब्रॉडर सेंस में, एक ऐसे सिनेरियो में चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर करे, एक लाइन को, एक शब्द को, जिसे कहा जाता है कि कुछ चीजें खासकर लोकल फिनोमिना होती हैं, स्थानीय स्तर पर होती हैं, पर उसका प्रभाव वैश्विक होता है। लोकल फिनोमिना विथ ग्लोबल इंपैक्ट। और ये लाइन जो है स्पेसिफिकली अल नीनो ला नीना के लिए कही जाती है। अब मैं यहां आपको कुछ चीजों से जो है वो इंटरलिंक करता हूं, आप बहुत बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्थान पर चलने वाली हवाओं की दिशा से केवल इतना हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग अगर लगी तो भारत में सूखा पड़ जाता है। और इस चीज को समझिएगा, ये ला नीना का जो है वो अल नीनो का जो है इंपैक्ट है कि अगर अल नीनो किसी स्थान पर है जो कि प्रेरित है और संबंधित है इसी कंडीशन से, तो इस चीज को समझिएगा कि अगर मैं कहूं ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लग रही है, सूखा पड़ा है, तो मानकर चलिए कि भारत में भी सूखा पड़ेगा। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में खाद्य असुरक्षा आएगी, फूड सिक्योरिटी कम होगी। जो अफ्रीका वाला पार्ट है, खासकर पूर्वी देश हैं, यहां पर आपको जो है वो खाद्य असुरक्षा दिखेगी, उत्पादन कम दिखाई देगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग है, साउथ ईस्ट एशिया में वर्षा कम होगी, अफ्रीका में सूखा पड़ेगा, अफ्रीका में जो है वो खाद्य असुरक्षा भी बढ़ेगी। साथ ही पेरू, चिली, और ध्यान से देखेंगे तो स्पेसिफिकली आटाकामा के मरुस्थल में उस वर्ष बाढ़ आएगी। अगर इस स्थान पर बाढ़ आती है, आटाकामा के मरुस्थल में बाढ़ आती है, तो याद रखिए इससे जो है वो कैरेबियन द्वीप और उत्तरी अमेरिका में यूएसए, मैक्सिको के तट पर बारिश कम हो जाएगी। बारिश कम होगी, साथ ही यहां जो चक्रवात होते हैं अर्थात साइक्लोन्स होते हैं, जिसे हरिकेन कहा जाता है, इनकी तीव्रता भी आपको कम होती दिखाई देगी। इनकी तीव्रता कम होगी तो यूरोप के अंदर जो है उस स्थान पर जो शीत ऋतु है वो और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगी। इसी के विपरीत अगर ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बारिश होती है तो इसका मतलब है भारत में भी और हिंद महासागर में भी जो है उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, जिससे भारतीय वर्षा सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन भी अच्छा होगा, खासकर अफ्रीका में फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। साथ ही जो उत्तरी अमेरिका है यहां पर चक्रवातों की तीव्रता बढ़ेगी और कहीं इसका एडवर्स इफेक्ट, कुछ खास ज्यादा इस साइकिल का तेज हो जाना, कहीं जो यूरोप है वहां हीट वेव्स को ना जन्म दे दे। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसे अल नीनो ला नीना के नाम से जाना जाता है और ये सब कुछ कनेक्टेड है विद ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजों को कनेक्ट करना धीरे धीरे समय के साथ आप सीख जाएंगे। और इसी के साथ हम चर्चा स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, एक सक्सेसिव साइकिल है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है और सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। जहां मैं आपसे कहूं कि मानव के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, इसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि से हिमनदों का सबसे पहले पिघलना प्रारंभ,
और ये याद रखिए, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनव बोहरे ज्योग्राफी से इसे जो है वो आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इससे आपकी नोट्स मेकिंग और भी आसान हो जाएगी। बहुत इंटरेक्टिव मैनर में आप सारी चीजों को एक साथ याद कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं वैश्विक तापमान बढ़ता है अर्थात तापमान में वृद्धि होती है तो हिमनद जो है वो पिघलना प्रारंभ करते हैं। और हिमनदों के पिघलने से याद रखिएगा बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि हिमनद पिघलने से सागरों के जलस्तर में वृद्धि होगी। सागरों के जलस्तर में वृद्धि होगी तो यहां मेरे फिंगर टिप्स पर अगर हम काउंट करें तो आप न्यूयॉर्क देख लीजिए, आप वॉशिंगटन देख लीजिए, आप लंदन देख लीजिए, भारत में कलकत्ता देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, या फिर किसी भी बड़े विकसित देश की कैपिटल देख लीजिए, चाहे वो ओस्लो हो, चाहे वो स्टॉकहोम्स हो, चाहे वो हेलेंस्की हो, या कोई भी स्थान हो, ये सभी तटीय क्षेत्र हैं और आने वाले समय में ये सभी जलमग्न हो जाएंगे। यहां मैं इंडिकेट करना चाहूंगा आपको कि इन्हीं क्षेत्रों में या फिर सागरीय क्षेत्रों में तापमान और जलस्तर बढ़ने से आप पाओगे द्वीपीय देश, खासकर जब हम चर्चा कर रहे थे अभी से कुछ समय पहले मालदीव्स की कि भाई एंटी इंडिया टॉक करता है, आप पाएंगे कि देश जो है वो सबसे ज्यादा संकट में है। इसे भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की बजाय सबसे पहले इस बात पर फोकस करना चाहिए कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जाए, क्योंकि 2050 तक सबसे पहले जल के अंदर जाने वाले देशों में से एक मालदीव्स का नाम है। फाइन। इसी तरीके से आप पाएंगे कि जलस्तर में वृद्धि होने से घनी आबादी वाले क्षेत्र तो जलमग्न होंगे ही, साथ ही जो हमारे सागर हैं उसका जो प्रकाश दीप्त क्षेत्र है जिसे हम फुटिक जोन कहते हैं, 200 फीट की गहराई तक होता है, सूर्य का प्रकाश वहां जाता है, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने से जैव विविधता जहां रहती है वो क्षेत्र भी कमतर होता हुआ दिखाई देगा। सागरों का स्तर बढ़ने से वो स्थान जहां सागरीय वनस्पति, जहां प्रवाल हैं, उससे जल और ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने से प्रकाश तो भाई सिर्फ 200 फीट की गहराई तक अंदर जाता है। ये क्षेत्र धीरे धीरे करके जहां पहुंचेंगे वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा और इस कारण प्रवाल का विरंजन हो जाएगा। डिटेल में जानना हो तो कोरल ब्लीचिंग के ऊपर हम एक अलग वीडियो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं सागरों का अम्लीकरण होगा। अब आप कहेंगे कि यह क्या प्रोसेस है, तो सिंपल वर्ड्स में समझिएगा कि सागर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित इसलिए करते हैं क्योंकि ये जल में घुलनशील होती है। अब अगर हम बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी किसमें, सागर में, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से सागर हो जाएंगे बच्चे अम्लीय, और अम्लीय होने से ये जो अम्लीकरण होगा इससे सागर में रहने वाली वनस्पति, सागर में रहने वाले जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव आएगा। इनकी मृत्यु होना स्टार्ट होगी और सागरीय वनस्पति या सागरीय जीवों की मृत्यु होने से इनके जो डेड मैटर्स हैं ये डिकम्पोज अर्थात अपघटित होंगे और साइक्लिक प्रोसेस है, एक के बाद दूसरा स्टेप आएगा। जब इनकी मृत्यु होगी तो मृत्यु होने के बाद इनकी डेड बॉडी के सड़ने से, वेजिटेटिव मैटर के डिकम्पोज होने से, वानस्पतिक पदार्थ के अपघटित होने से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यानी कि एक बार आपने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई जिससे सागर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी और वो सागर जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता था अब वो सागर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। यानी कि सागरों का अम्लीकरण एक ऐसा डिजास्टर है, अगर ये हुआ तो वो सागर जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आपका वातावरण साफ कर रहे थे वो अब कंट्रीब्यूट करेंगे वातावरण के खराब होने में। कंडीशन समय के साथ और खराब होती जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ विशेष घटनाएं, खासकर हम अगर इंडिया के सिनेरियो में बात करें तो हिमनदों का ये पिघलना एक बड़ी आपदा, एक प्रकार की आपदा जिसे भारत में खासकर जो है वो देखा गया पीछे कुछ वर्षों में, खासकर सिक्किम की जो बाढ़ वाला एग्जाम्पल रहा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इंगित करूं तो कुछ समय पहले ही हमने इस पर वीडियो भी करा था जहां हमने बताया था कि GLOF ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये जो फ्लड है, ये जो बाढ़ है, ये एक ऐसी बाढ़ होती है जिसके बारे में, जिसके अपडेट के बारे में जो है स्टूडेंट्स को ज्यादा पता नहीं होता, लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। अचानक से एक नदी में इतना उफान आ जाता है कि सारा का सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, उसे GLOF कहते हैं। ये ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसलिए आती है क्योंकि जो बड़े हिमनद होते हैं उनके नीचे अक्सर झीलें होती हैं और उन झीलों में हिमनद का पानी पिघल कर पहुंचता है और उन झीलों से उद्गम होता है, नदियों का ओरिजिनेशन होता है रिवर्स का।
अब अगर हमने बढ़ाया तापमान, तो तापमान के बढ़ाने से जो हिमनद पिघलेगा, उसका अतिरिक्त पानी पहुंचेगा उस झील में, और वो झील जो है उसे बेयर नहीं कर पाएगी। अचानक से एक दिन उस झील का पानी जो है वो बांध तोड़कर नीचे आएगा, और नीचे बसाहट होगी मानव की, क्योंकि वहां बह रही है नदी, और वहां आ जाएगी प्राकृतिक आपदा। फिर हम कहेंगे कि यह प्राकृतिक आपदा है, जबकि स्पॉन्सर्ड बाय वी द ह्यूमंस, मानवों के द्वारा इसे स्पॉन्सर करा गया है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि शहरी क्षेत्रों में क्या प्रभाव दिखेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तापमान में करेगा वृद्धि, जिससे जन्म होगा अर्बन हीट आइलैंड्स का, ऊष्मा द्वीपों का। शहरी ऊष्मा द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। और कुछ नहीं तो आपने इसे आज भी फील करा होगा। कभी गर्मी के मौसम में नोटिस कीजिएगा, जब आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे होते हैं, आपको रास्ते में शहर में गर्मी का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही आप जो है खुली बसाहट के क्षेत्र में, या मैं कहूं कंट्री साइड, या हम कहें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, अचानक से तापमान कम दिखाई देता है। मैं उम्मीद करता हूं आपने कभी ना कभी इस चीज को नोटिस करा होगा, और इसका कारण है हम सभी रह रहे हैं अर्बन हीट आइलैंड में। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ज्यादा है। रह रहे हैं लोग कंक्रीट के विलेज में, अर्थात सभी चीजों को कंक्रीटाइज करा जा चुका है, बिल्डिंगें बनाई जा चुकी हैं, सड़कें बनाई जा चुकी हैं। ये सभी चीजें ऊष्मा अवशोषित करती हैं, स्टोर करती हैं, तापमान बढ़ाकर रखती हैं, और पूरे क्षेत्र का तापमान बढ़ा रहता है। इसलिए अर्बन हीट आइलैंड इसे कहा जाता है। एन नंबर ऑफ डिजीजेज होती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज से लेकर, अगर मैं आपसे कहूं श्वसन की समस्या से लेकर इनफर्टिलिटी तक ये जाता है। बच्चों में मेंटल रिटार्डनेस तक लेकर आता है। प्रकाश धुंध कोहरा, जिसके बारे में अभी कुछ समय पहले चर्चा भी करी थी, ये प्रकाश धुंध कोहरा जो है, या फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, वो चिल्ड्रंस में, बच्चों में मेंटल रिटार्डनेस लाता है। नोटिस करिएगा कभी, 4 घंटे की मूवी आज 1 मिनट के शॉर्ट में चेंज हो चुकी है। आप देखेंगे पहले मूवीज जो है वो 4-4 घंटे की होती थी, धीरे धीरे 3 घंटे की हुई, फिर वेब सीरीज पर आए, और आज यूट्यूब के शॉर्ट्स पर आ चुके हैं। रीजन क्या है? रीजन है मेंटल रिटार्डनेस की ओर बढ़ रहा है मानव। और कारण क्या है? प्रकाश धुंध कोहरा, ऐसी जो चीजें हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, वो हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे चक्रवात हो गए, जैसे बाढ़ हो गई, या सूखा हो गया, ये वर्षा के पैटर्न में चेंज होने से आता है। चक्रवात की तीव्रता क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सागरों का तापमान बढ़ेगा। और सागरों का तापमान क्यों बढ़ेगा? कारण याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग है, और सागरों का तापमान जब 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा ग्रीष्म ऋतु में, चक्रवात की स्थिति निर्मित होगी, और यही चक्रवात के निर्माण की स्थिति जो है वो एक प्राकृतिक आपदा के रूप में तटीय क्षेत्र में दिखाई देगी। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं वर्षा का पैटर्न बदलता है, तो उस स्थान में जहां वर्षा नहीं होनी चाहिए, अभी से कुछ समय पहले मैंने जैसा डिस्कस करा आटाकामा के मरुस्थल के बारे में, इस स्थान पर वर्षा होगी, और भीषण वर्षा भीषण बाढ़ को जन्म देगी। सूखा स्थान वर्षा के लिए तैयार नहीं होता, आपदा के रूप में दिखाई देगा। इसी तरीके से वो स्थान जहां बारिश होनी चाहिए थी, उस स्थान पर बारिश नहीं होगी। आई थिंक आप सभी परिचित हैं अल नीनो और ला लीना से। अगर ना जानते हो तो एक सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ला लीना एक ऐसी स्थिति है जहां पर आप पाओगे कुछ इस तरीके से। अगर हम इसे ड्रॉ करें, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, यहां हम ड्रॉ करें अगर, तो ये है भाई दक्षिण अमेरिका। इसी तरीके से इसे हम कंप्लीट अगर करें, ये वाला पोर्शन होता है उत्तरी अमेरिका। इस तरीके से अगर हम चलते हुए जाएं, और इस तरीके से आपको यहां दिखाई देगा ये ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है। इसी तरीके से इस स्थान पर आपको अफ्रीका दिखाई देगा। यहां पर हम चलते हुए जाएं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये अरब का प्रायद्वीप है। इसी तरीके से ये हमारा ग्रेट इंडिया है, ये है भाई साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, कामचटका का प्रायद्वीप। हम बहुत प्रिसाइजली नहीं, एक रफ मैनर में अगर ड्रॉ करें तो ये है भाई ग्रीस, इटली। इस तरीके से चलते हुए जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा मैप बनकर रेडी होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्टली अल नीनो ला लीना क्या है, तो केवल इस स्थान पर जहां तापमान होना चाहिए था कम, या तो व्यापारिक पवनों के कम हो जाने से, या तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट के आने से, पृथ्वी विषुवत रेखीय जलधारा के आने से, यहां के जल का अगर तापमान जो है वो बढ़ जाए, तो हवाएं जो चलनी चाहिए थी इस दिशा में, अगर चलने लगे इस दिशा में, तो यहां पहुंचने पर ये गर्म होंगी,
गर्म होकर ये ऊपर उठेंगी तो यहाँ नीचे गिरेंगी तो वर्षा नहीं होगी तो चक्रवात भी नहीं बनेंगे। और इसी तरीके से हवा जब इस दिशा में जाएगी तो यूरोप में भी जो ऋतु है वो हो जाएगी और भी ज्यादा हार्ड। और ये हवा जब यहां से उठ रही है तो बाय डिफॉल्ट यहां पर नीचे गिरेगी तो यहां पर वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो यहां ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा सूखा, और सूखे के कारण जंगल की आग। अब अगर यहां सूखा पड़ता है, इसका मतलब है यहां से हवाएं ऊपर नहीं उठी, और यहां से हवाएं ऊपर नहीं उठी तो हवाएं डियर यहां नीचे नहीं गिरी, और हवाएं यहां नीचे नहीं गिरी अर्थात यहां हाई प्रेशर नहीं बना, तो गर्मी के समय जब हमारे यहां लो प्रेशर बनता है तब जो सिस्टम निर्मित होगा वो थोड़ा वीक होगा, क्योंकि इस स्थान पर हाई प्रेशर नहीं है। अब हवाएं हाई से लो जाती हैं, यहां हाई बना नहीं, हमारे यहां वर्षा कम, हमारे यहां ही नहीं पूरे साउथ ईस्ट एशिया में वर्षा कम, तो यहां से पवनें जो गर्म होकर ऊपर जाती, सोमालियन जेट स्ट्रीम बनाती, जो यहां गिरकर मेडागास्कर में बारिश कराती और आसपास के क्षेत्र में जो है वो वर्षा को सपोर्ट करती, निर्माण नहीं होगा। सिर्फ इतना कि इस स्थान पर सागर के जल का तापमान जो है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, उससे पूरा विश्व प्रभावित हो जाता है। उसी को हमने इस स्थान पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाएं हैं, उनकी दिशा में अगर व्युत्क्रम हो जाए, उसका कारण व्यापारिक पवनों का कमजोर होना या प्रति विषुवत रेखीय जलधारा का उपस्थित होना, ये ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के क्षेत्र में जो है वो चलने वाली हवाओं को प्रभावित करता है। ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति बनती है, हिंद महासागर में अलग अलग स्थितियों का निर्माण होता है। तो आई थिंक आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इस स्थिति में जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की स्थिति है उसमें सारी घटनाएं आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, और ये सारी ही चीजें हमेशा न्यूज में बनी रहती हैं। अगर इन्हें आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। साथ ही जब आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे या कहीं इस चीज को डिस्कस करेंगे तो आपका एक अलग जो है वो मेंटल स्टेटस होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि स्टडी IQ के P2I बैचेस में सेल चल रही है लीप ईयर के उपलक्ष्य पे। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे प्रिवेल करें। इसमें SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। साथ ही 3R की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सब कुछ ऑन दिस कॉस्ट only when you apply this code prior to this date। इस तारीख से पहले इस कोड का यूज करते हुए अगर आप इन बैचेस को प्रिवेल करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी UPSC की जर्नी में 1 स्टेप अहेड होंगे। इस उम्मीद के साथ कि मैं आपको इस बैचेस में देखने वाला हूं, हम मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।